हेलो स्टूडेंट्स, मैं काजल अग्रवाल आप सभी का स्वागत करती हूँ स्टूडेंट जंक्शन में। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, तंदुरुस्त होंगे और ज़बरदस्त तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। लास्ट क्लास में हमने क्या डिस्कस किया था, आपका बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है और बिजनेस एनवायरनमेंट के क्या फीचर्स होते हैं, एनवायरनमेंट को स्कैन करना क्यों ज़रूरी है, ये सारी चीज़ें टॉपिक्स हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। और आज हम कवर करेंगे कि बिजनेस एनवायरनमेंट के डायमेंशंस क्या होते हैं, किन किन डायमेंशन से मिलकर बिजनेस एनवायरनमेंट बना हुआ है। तो चलिए एक पॉजिटिव सी स्माइल के साथ, वाइब्स के साथ अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। Dimensions of business environment mean all the factors, forces and institutions which have direct and indirect। और वैसे डायरेक्ट जो इम्पैक्ट डाल रहा है वो कौन है, स्पेसिफिक, जो आपकी फर्म को डायरेक्टली इम्पैक्ट कर रहा है। इनडायरेक्टली जो इम्पैक्ट कर रहे हैं वो क्या है, जनरल फोर्सेस। तो जनरल एनवायरनमेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डायमेंशंस ऑफ द बिजनेस एनवायरनमेंट। बिल्कुल है, बिजनेसमैन कैन नॉट इन्फ्लुएंस द कंपोनेंट ऑफ जनरल एनवायरनमेंट, क्योंकि एक इकोनॉमिक लीगली कोई लॉ है उसको एक पर्टिकुलर पर्सन इम्पैक्ट नहीं कर सकता। अगर कोई भी लॉ जो इंट्रोड्यूस किया गया गवर्नमेंट के द्वारा या कोई पॉलिसी आती है या कोई हमारी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है या नहीं है, गवर्नमेंट कैसी है क्या है, उसको एक पर्टिकुलर फर्म या पर्सन कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, ना इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। तो वही जनरल फोर्सेस हैं जो हमारे डायमेंशंस हैं। जैसे हम इसको पढ़ेंगे, मेजर कंपोनेंट ऑफ जनरल एनवायरनमेंट, जो मैंने अभी आपको बताया, जनरल एनवायरनमेंट 5 होते हैं। एक इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल, लीगल, टेक्नोलॉजिकल, ये 5 डायमेंशंस हैं जिसके बारे में हम पढ़ेंगे वन बाय वन। तो देखिए, पहला है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। इकोनॉमिक जिसको हम हिंदी में बोलते हैं अर्थशास्त्र। अर्थ का मतलब पैसा, जनरली हम इसका मतलब इसी से लगाते हैं। लेकिन इकोनॉमिक सिर्फ एक इकोनॉमिक पैसे से नहीं है, वो कहीं सारी चीज़ों को इम्पैक्ट कर रही है। उसमें कहीं ना कहीं पैसा जुड़ा हुआ है, मैं इसको डिनाई नहीं कर रही हूँ, लेकिन कहीं सारी चीज़ें हैं जो उससे जुड़ी हुई हैं जो हमें इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस करती हैं। तो जैसे आप देख सकते हैं कि इंटरेस्ट रेट, अब जैसे इन्फ्लेशन रेट है, महंगाई बढ़ती है, करेंसी की वैल्यू कम होती है। जिस चीज़ को आप 500 रुपये में ख़रीदा करते थे, सेम चीज़, सेम क्वांटिटी, सेम क्वालिटी की आपको जो प्रोडक्ट अवेलेबल कराया जा रहा है वो आपको कम रेट, मतलब ज़्यादा रेट पर कराया जा रहा है। इसका मतलब क्या है भाई, आप जब सेम प्रोडक्ट खरीद कर लेकर आ रहे हैं, सेम क्वालिटी, सेम क्वांटिटी में, और जो आप 500 रुपये की चीज़ परचेस किया करते थे अब वो 600 में मिल रही है। इसका मतलब क्या है, इन्फ्लेशन, महंगाई बढ़ गई। जो उस करेंसी की वैल्यू जो पहले हुआ करती थी वो अब क्या हो गई, करेंसी की वैल्यू कम हो गई। उसके लिए उसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को परचेस करने के लिए आपको ज़्यादा पैसे पे करने पड़ रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, जो परचेजिंग उनकी पावर होगी, अगर आपको पता चलता है ऐसा हो रहा है तो आप क्या सोचेंगे, अगर ज़्यादा अर्जेंट नीड की चीज़ नहीं है तो आप ये सोचेंगे इसको हम बाद में परचेज़ कर लेंगे। तो परचेजिंग पावर इससे इम्पैक्ट हो रही है। तो इन्फ्लेशन रेट वो होती है जैसे वेरियस कॉस्ट, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, मशीनरी या पेमेंट ऑफ वेजेस, सैलरी। आपने अगर किसी को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करते हैं, उनको सैलरी देते हैं, मशीन या रॉ मटेरियल परचेस करते हैं, तो उनकी प्राइस बढ़ गई क्योंकि करेंसी की वैल्यू क्या हो गई, कम हो गई। इसका मतलब इन्फ्लेशन रेट इम्पैक्ट कर रही है बिजनेस को। फर्स्ट देखिए इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट वही है, अगर इंटरेस्ट रेट चेंज होती है, जैसे अगर आप देखते हैं बैंक से लोग लोन लेते हैं या अनऑर्गेनाइज्ड वे में पर्सन टू पर्सन लोन लेते हैं। आपने अपने फ्रेंड से लोन लिया, रिलेटिव से लोन लिया, आपस में लोग ले लेते हैं लोन। और कुछ जो ऑर्गेनाइज सेक्टर से लोन लेते हैं, बैंकिंग और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से। अगर करेंसी का सर्कुलेशन मार्केट में कम है तो इंसान ये सोचेगा, जब करेंसी कम है मतलब इकोनॉमी में करेंसी का सर्कुलेशन नहीं है, और इंटरेस्ट रेट क्या होगी, फिर बढ़ जाएगी। क्योंकि जब करेंसी अवेलेबल नहीं है तो आप ये, जब आपको लोन प्रोवाइड कराया जाएगा तो इंसान उसका फ़ायदा उठाएगा। ऑब्वियसली डिमांड एंड सप्लाई, अगर किसी चीज़ की डिमांड ज़्यादा बढ़ जाती है, एक्सेस ऑफ सप्लाई मतलब सप्लाई से भी ज़्यादा निकल जाती है, तो उस केस में क्या होता है, लोग हैं डिमांड करने वाले 100 और आप जो सप्लाई प्रोवाइड कर रहे हैं वो है 80 की, तो जो 20 हैं जो एक्स्ट्रा डिमांड कर रहे हैं, तो उस केस में आप ये बोलोगे कि मेरे पास तो 80 ही प्रोडक्ट हैं, 100 लोग हैं जो उसकी डिमांड कर रहे हैं, तो लेकिन उनको प्रोवाइड कराना है, तो आप क्या करोगे, उसकी प्राइस को हाइक कर दोगे, बढ़ा दोगे। तो ये सारी चीज़ें हमारी इकोनॉमी को इम्पैक्ट कर सकती है। बिल्कुल, अगर आप कोई स्टार्टअप करना चाह रहे हैं और स्टार्टअप आप करना चाह रहे हैं, उसके लिए आपको पैसा चाहिए था, उतना पैसा आपके पास नहीं था, आपने सोचा लोन ले लेते हैं। लेकिन जो हमारी कंट्री की जो इकोनॉमिक सिचुएशन चल रही है उस बेसिस पर इंटरेस्ट रेट बैंक्स ने बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए हैं, तो आप क्या सोचेंगे कि भाई इसमें मेरी फाइनेंशियल कॉस्ट क्या है,
बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। मतलब जो लोन लिया जा रहा है उसके बदले में अगर मान लीजिए 1 लाख के लोन पर हम 2,000 रुपये देते थे तो 2,000 रुपये से वो 5,000 हो गई, मतलब डबल से भी ज़्यादा। तो इंसान क्या करेगा उस टाइम पर, प्रेफर नहीं करेगा। तो ये सारी चीज़ें आपके बिजनेस को इम्पैक्ट कर सकते हैं। जो एक इंसान जो एक नया इनोवेटिव सॉल्यूशन लेकर आ सकता था, लोगों को प्रोवाइड करा सकता था, वो इन सब चीज़ों से क्या करेगा, बैक स्टेप ले लेगा। तो ये सारी चीज़ें क्या है, बिजनेस को इम्पैक्ट कर रही हैं। थर्ड देखिए, चेंज इन डिस्पोजेबल इनकम ऑफ पीपल। अगर कंट्री की जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, वो इंक्रीज़ हो जाती है, बढ़ जाती है, तो उसकी वजह से डिस्पोजेबल इनकम होती है वो भी बढ़ती है। और इससे क्या होता है, प्रोडक्ट की जो डिमांड है वो भी इंक्रीज़ होती है। जीडीपी कई सारी चीज़ों से मिलकर बनी है, आपको भी पता है। प्रोडक्शन भी ऐड होता है, एवरोड से क्या इनकम आ रही है उसको भी ऐड करते हैं, कंजम्पशन पैटर्न क्या चल रहा है ये भी उसमें ऐड होता है कि प्रोडक्शन से सिर्फ लेना देना नहीं है, प्रोडक्शन के बाद लोग खरीद भी रहे हैं या नहीं करें ये भी तो ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें मिलकर बनती हैं जीडीपी। और जब जीडीपी बढ़ेगी इसका मतलब क्या है, पर कैपिटल जो इनकम है वो भी अच्छी खासी चल रही है। लोगों को मतलब उनकी कैपेसिटी, उनकी कैपेबिलिटी के हिसाब से पैसा दिया जा रहा है। और जब उनकी इनकम ज़्यादा होगी तो वैसे इंसान इनकम के हिसाब से खर्चा भी करता है। जब जो इंसान 10,000 कमाता है वो उस अकॉर्डिंग खर्चा करता है, जो 1 लाख कमाता है वो उस अकॉर्डिंग एक्सपेंसेस होते हैं उसके। तो ये सारी चीज़ों की वजह से क्या होता है, जब डिस्पोजेबल इनकम में चेंज आया तो भाई कंज्यूमर ने क्या सोचा, जब जीडीपी बढ़ रही है, जीडीपी बढ़ने से पर कैपिटल इनकम या पर मतलब कंज्यूमर की इनकम भी अच्छी खासी इंक्रीज़ हो रही है। तो ये इंक्रीज़ होने से क्या हुआ, जो कंजम्पशन पैटर्न था वो बदल गया। लोग कंजम्पशन बढ़ाने लगे, जो चीज़ें वो पहले अफोर्ड नहीं कर पाते थे अब खरीदने लगे। तो इन सारी चीज़ों से इनडायरेक्टली क्या हुआ, जो बिज़नेस आप रन करेंगे उसमें अगर वो चीज़ें एक्सपेंसिव हैं या लोग जो कम खरीदते थे वो डिमांड प्रोडक्ट की बढ़ जाएगी। क्योंकि जीडीपी में इंक्रीमेंट होने से डिस्पोजेबल इनकम भी बढ़ती है, और जब इनकम बढ़ती है तो ऑब्वियसली इनडायरेक्टली एक्सपेंसेस भी इंक्रीज़ होते हैं, और एक्सपेंसेस इंक्रीज़ हैं इसका मतलब कंजम्पशन बढ़ रहा है। कंजम्पशन बढ़ रहा है तो बिजनेस को क्या हो रहा है, इनडायरेक्टली बेनिफिट जो करता है। सेकंड देखिए, जैसे इसमें आप देख लीजिए, ग्रोथ ऑफ जीडीपी मैंने बताया, रेट ऑफ सेविंग, इन्वेस्टमेंट। अगर सेविंग ज़्यादा होगी तो इन्वेस्टमेंट भी होगा, और इन्वेस्टमेंट होगा तो उससे कैपिटल फॉर्मेशन होगा। ये देखो, बैलेंस ऑफ पेमेंट जो आपका बनता है, एक देश अगर दूसरे देश या कहीं देशों से डील करता है तो पर्टिकुलर कंट्री जो इतने सारी कंट्रीज से डील कर रही है वो जैसे हमारी इंडिया चाहे अमेरिका, जापान, चाइना, जहाँ से भी माल खरीद रही है तो वो क्या करते हैं, खरीद रही है या बेच रही है, इंपोर्ट या एक्सपोर्ट जो भी कर रही है, उससे रिलेटेड हर साल शॉर्ट टर्म होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट बनाया जाता है, ये देखने के लिए कि इंटरनेशनल लेवल पर हमारी कंट्री की क्या सिचुएशन है, वो अच्छा कर रही है, सरप्लस में है या डिफिशिएंसी में है। और कोई भी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट आता है या ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ बढ़ती हैं, मनी सप्लाई मतलब करेंसी की सप्लाई क्या है, ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में आती हैं जो बिज़नेस को इम्पैक्ट करती हैं। सेकंड देखिए, सोशल एनवायरनमेंट। सोशल मतलब सोसाइटी, जहाँ भाई सोसाइटी तो सबसे ज़्यादा मेन चीज़ है। एक बिज़नेस को सोसाइटी से ज़्यादा कौन इम्पैक्ट कर सकता है बताइए, सोसाइटी ही है जिसकी नीड्स को फुलफ़िल करना, जिसके ट्रेंड और प्रेफरेंसेस को चेक करना कि वो आखिर क्या चाहते हैं, उसके अकॉर्डिंग उनकी नीड के अकॉर्डिंग उन्हें प्रोडक्ट प्रोवाइड कराना, और उनकी नीड्स फुलफ़िल अगर आप करेंगे तो ऑब्वियसली वो आपसे फिर दोबारा परचेस करने आएंगे, और परचेस करने के बाद अगर आप उन्हें पोस्ट सेल सर्विसेज भी देंगे तो आपका क्या है, जो कस्टमर का इंगेजमेंट है वो भी इंक्रीज़ होगा और आप पे जो विश्वास है उनका वो भी बढ़ेगा। तो जब सोसाइटी के हिसाब से चीज़ें चलने लगी, जो ट्रेंड चल रहा है उस अकॉर्डिंग आप उन्हें चीज़ें प्रोवाइड करा रहे हैं, जो प्रोडक्ट नए आया उन्हें दे रहे हैं, क्वालिटी का ध्यान रख रहे हैं, और इसको भी देख रहे हैं कि उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को भी कंसीडर कर रहे हैं कि कहीं ऐसा तो हम प्रोडक्ट नहीं दे रहे हैं जो उनकी लाइफ के लिए हार्मफुल है। कस्टम्स, ट्रेडिशंस क्या हैं उस अकॉर्डिंग चीज़ों को फॉलो करना। अगर किसी भी समाज में अगर आपको रहना है तो उनके रीति रिवाज, उनकी क्या कस्टम्स हैं उनको भी फॉलो करना होता है। अगर आप उनके अगेंस्ट जाकर कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करेंगे तो वो बिज़नेस एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा, लॉन्ग रन क्या शॉर्ट रन नहीं कर पाएगा, क्योंकि सोसाइटी उसके अगेंस्ट में खड़ी होगी। तो इसीलिए क्या चीज़ें होती हैं जो हमें इम्पैक्ट करती हैं, जैसे पहला देखिए कस्टम एंड ट्रेडिशन, ये डिफाइन करता है सोशल प्रैक्टिसेस दैट हैव बीन लास्ट फॉर डिकेड्स। ऑब्वियस है सोशल प्रैक्टिसेस, सामाजिक प्रथाएं वगैरह चलती चली आ रही हैं। फॉर एग्जांपल जैसे दिवाली आई, दिवाली पर पटाखे, ईद पर मिठाइयाँ वगैरह, क्रिसमस पर भी पेस्ट्रीज़ वगैरह होती हैं। अरे जो फेस्टिवल है हर किसी का अपना अलग अलग है, दिवाली पर लाइट्स वगैरह भी होती हैं।
तो हर फेस्टिवल, हर ओकेजन के हिसाब से, सेलिब्रेशन के हिसाब से लोग उस चीज़ को फॉलो करते हैं। और ये जो फेस्टिवल होते हैं ये फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं कि आप कुछ नया कर सकते हैं। जैसे कन्फेक्शनरी शॉप जो मिठाई की है, टेलरिंग आउटलेट, ऑब्वियस है जब दिवाली आती है नए कपड़े सिलवाते नहीं सिलवाते, कर बनवाते हो ना, तो उनको एक मौका मिल रहा है। तो ये कस्टम और ट्रेडिशन बिजनेस को इम्पैक्ट करते हैं। अब दिवाली, होली, ये ईद, क्रिसमस ना हो तो किस बात के लिए आप सोचेंगे? शादी ना हो, ये सारी ओकेज़न नहीं होंगे तो बिज़नेस कैसे रन होंगे? किस चीज़ के लिए? आप कहीं भी जाने के लिए कपड़े खरीदते हैं या अपने सर्वाइव करने के लिए खाना खाते हैं। तो अगर दिवाली वगैरह के लिए सोचते हैं कुछ स्पेशल किया जाए तो उससे रिलेटेड दिवाली है या ईद है। तो हर किसी फेस्टिवल या ओकेजन के हिसाब से चीज़ों को करते हैं, लेकिन उसके लिए सबसे पहला क्या आता है? खर्चा। कोई भी नई चीज़ आई उससे पहले उससे क्या जुड़ जाता है? खर्चा। तो वो खर्चा क्यों है? कंजम्पशन के लिए, मतलब चीज़ें आप खरीदेंगे। तो खरीद रहे हैं तो किसको आप डायरेक्टली बेनिफिट दे रहे हैं? बेनिफिट बिजनेस को। तो बिजनेस को कस्टम और ट्रेडिशन इम्पैक्ट करते हैं। सेकंड है वैल्यूज। इट रेफर टू द कॉन्सेप्ट दैट अ सोसाइटी होल्ड ऑन हाई एस्टीम। इन बिजनेस टर्म्स दीज वैल्यूज ट्रांसलेट इनटू फ्रीडम ऑफ चॉइस इन द मार्केट, बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड सोसाइटी, नॉन डिस्क्रिमिनेटरी एम्प्लॉयमेंट। इसमें यह बोला जाता है कि अगर आपको कभी आप किसी को एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं, रोज़गार दे रहे हैं अपने बिजनेस में, तो आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे, किसी भी तरीके का पक्षपात, भेदभाव नहीं करेंगे। चाहे वुमेन हो, मैन हो, आप सभी को, आप तो इक्वलिटी है तो आप सभी को प्रमोट करेंगे, उनका भी पार्टिसिपेशन बढ़ाएंगे और सोसाइटी के लिए सोचेंगे। उनको कहते हैं ना, सस्टेनेबली चीज़ों को आजकल प्रमोट बहुत किया जा रहा है, क्योंकि इतना ग्लोबल वार्मिंग, इतना पॉल्यूशन फैल चुका है कि गवर्नमेंट भी सबसे ज़्यादा फोकस कर रही है इको फ्रेंडली प्रोडक्ट को प्रोवाइड करना। तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप भी उन्हें ऐसा प्रोडक्ट दें जो पॉल्यूशन ना फैलाए और उनकी लाइफ को हार्म ना करे और उनके प्रेफरेंसेस के अकॉर्डिंग हो और क्वालिटी उसकी अच्छी हो और वो इको फ्रेंडली भी हो। तो ये सारी वैल्यूज़ को कंसीडर करना, जो उनकी वैल्यूज़, एथिक्स को नुकसान ना पहुँचाए। लास्ट वन देखिए जो मैंने आपको बताया, सोशल ट्रेंड एंड सोसाइटीज़ एक्सपेक्टेशन फ्रॉम बिजनेस। फॉर एग्जांपल देख सकते हैं, जो लोग हेल्थ और फिटनेस ट्रेंड अभी बहुत पॉपुलर है, लोग हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा कुछ कर रहे हैं। कई सारे लोग मतलब जिम जा रहे हैं आजकल, या कहीं लोग योगा कर रहे हैं, अपने घर पर भी कर रहे हैं, क्लासेस भी ज्वाइन करते हैं। उसके साथ में जो एसेंशियल चीज़ें होती हैं इनको कंज्यूम करना बहुत ज़रूरी है। जिम के साथ लोग प्रोटीन लेते हैं, योगा के साथ मतलब कहते हैं ना हेल्दी फूड खाते हैं। तो ये सारे आजकल इतना ट्रेंड हो गया, तो अपॉर्चुनिटी ये बन गई कि इसने डिमांड क्रिएट कर दी ऑर्गेनिक फूड की। लोग ये बोलने लगे कि हमें ऑर्गेनिक फूड चाहिए, केमिकल फ्री हो जो, क्योंकि हम भाई हेल्थ कॉन्शियस हैं, ऐसी वैसी चीज़ें नहीं खाएंगे। सेकंड, डाइट, सॉफ्ट ड्रिंक। सॉफ्ट ड्रिंक्स भी आपको पता है सबसे ज़्यादा हार्मफुल होती हैं। अगर आप कोल्ड ड्रिंक्स की बात करें सबसे ज़्यादा अनहेल्दी हैं, लेकिन अब लोग क्या ले आए हैं? ज़ीरो शुगर। जैसे कोक का आप देख सकते हैं कि शुगर फ्री उनकी डाइट कोक करके आ रहा है, उन्होंने ड्रिंक निकाली है, इंट्रोड्यूस की है। तो इसीलिए क्योंकि लोग हेल्थ कॉन्शियस हो रहे हैं। फूड सप्लीमेंट, जिम, मिनरल वाटर, तो ये मिनरल वाटर पीना, तो ये सारी चीज़ें क्या है हेल्थ को, ये तो अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि लोग क्या करेंगे फिर ऑर्गेनिक फूड सेल करना चालू कर देंगे। थ्रेट क्या है? ये जो ट्रेंड्स हैं ये हार्म कर रहे हैं डेयरी प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ को, टबैको इंडस्ट्रीज़ को। और वैसे जब कोई इंसान हेल्थ कॉन्शियस होगा तो वो लिकर कंज्यूम करेगा नहीं, इन सब चीज़ों से बिल्कुल दूर रहेगा। और कोई भी डेयरी प्रोसेसिंग, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा अनहेल्दी होते हैं, तो इन सारी इंडस्ट्रीज़ को क्या है भाई, ये इतने टाइम से चलती चली आ रही हैं, लेकिन अब लोग जो फिटनेस की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और वो इस बात पर भी भरोसा नहीं करते हैं कि जो डेयरी प्रोडक्ट भी हमें प्रोवाइड करा रहे हैं वो पता नहीं क्वालिटी के हिसाब से हैं या नहीं है, उस स्टैंडर्ड को मैच करते हैं नहीं करते हैं, इसलिए लोग कहीं ना कहीं अवॉइड करते हैं कंज्यूम करना। तो ये उनके लिए क्या बन गया? थ्रेट, कि भाई क्या लेकर आएँ, हम तो इसी इंडस्ट्रीज़ में इतने टाइम से काम कर रहे हैं, बिजनेस लेकर बैठे हैं, अब ऐसा क्या नया करें। तो ये सारी चीज़ें क्या कर रही हैं? इम्पेक्ट कर रही हैं बिजनेस को। देखिए, रिजर्वेशन इन जॉब जैसे बना दिया था सोसाइटी में कि माइनॉरिटीज़ को और वुमेन के लिए रिजर्वेशन क्रिएट कर दिया, बिल्कुल है। इक्वल स्टेटस की डिमांड की जा रही है कि वुमेन को होना चाहिए, इक्वल वेजेस प्रोवाइड करिए आप। थर्ड वन, ऑटोमेटिक मशीन एंड लग्जरी आइटम्स देना चाहिए मिडिल क्लास फैमिलीज़ में। सोशल मूवमेंट टू इम्प्रूव द एजुकेशन लेवल ऑफ गर्ल चाइल्ड, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इन सभी चीज़ों में क्या है, जो गर्ल चाइल्ड हैं, जो बच्चे यहाँ हैं, उनको एजुकेशन लेवल, उनको पढ़ने भी दिया जाए, पढ़ने का उन्हें एक अपॉर्चुनिटी दिया जाए। वर्थ और डेथ रेट क्या चल रही है, कस्टमर का क्या एटीट्यूड रहता है, एक नई चीज़ अगर हम लेकर आते हैं तो उस इनोवेशन के प्रति उनका क्या एटीट्यूड है। और लिटरेसी रेट और ट्रेडिशन, कस्टम्स और
पीपल्स की हैबिट, लोगों की क्या हैबिट हैं, प्रेफरेंसेस हैं, ये सारे क्या हैं, सोशल ट्रेंड। अब देखिए थर्ड, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। पॉलिटिकल क्या है, राजनीति। हम तो इसे ये बोलते हैं राजनीति। राजनीति क्या है, कोई एक बिजनेसमैन कंट्रोल कर सकता है? नहीं। तो भाई ये क्या है, मेरे कंट्रोल से बाहर है, ये जनरल फोर्सेस का पार्ट है, ये तो हमने पढ़ लिया। लेकिन पॉलिटिकल में क्या आता है, जिसमें गवर्नमेंट से डायरेक्टली रिलेटेबल, कि क्या गवर्नमेंट कैसी है, किस चीज़ पर ज़्यादा फोकस कर रही है, क्या पॉलिसीज़ आ रही हैं, और क्या मतलब उसकी पॉलिटिकल मतलब कहते हैं ना स्टेबल है या नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं है आज कोई गवर्नमेंट आ रही है, कल कोई दूसरी आ रही है, कल तीसरी कोई आ रही है, मतलब उनमें स्टेबिलिटी नहीं है। या उनके जो डिसीजंस हैं वो कैसे हैं अपनी कंट्रीज़ को लेकर, कोई भी इंपॉर्टेंट पार्ट आता है, कोई क्राइसिस आता है तो उस बेसिस पे कैसे डिसीजंस लेती हैं। तो ये सारे, जैसे कोविड आया था, कोविड में जो गवर्नमेंट जो उस टाइम पर थी, तो उन्होंने क्या डिसीजंस लिए, अगर उनके डिसीजंस गलत होते तो आज ये इम्पेक्ट कर रहा होता। 2020 से 21 तक, लास्ट तक कोविड ज़्यादा इम्पेक्ट किया है। तो उस दौरान अगर गवर्नमेंट ने, क्योंकि आप भी जानते हैं लॉकडाउन था, मतलब इकोनॉमी कहते हैं ना बिल्कुल ज़ीरो पर भी आ सकती थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट के जो डिसीजंस थे वो करेक्ट थे। पॉलिटिकल रिलेशंस क्या हैं ये भी देखा जाता है, कहीं वॉर की कंडीशन तो नहीं है। तो अगर पॉलिटिकल रिलेशन सभी कंट्रीज से या ज़्यादातर कंट्रीज से अच्छे होंगे तो हमारी इंडिया को भी बेनिफिट मिलेगा, नहीं मिलेगा? और इंडिया को बेनिफिट मिलेगा, इतने सारे प्रोजेक्ट जो सोशल वेलफेयर के लिए अप्रूव्ड होंगे, तो इनडायरेक्टली बिजनेस को भी अच्छा, मतलब कहते हैं ना, बिजनेस को भी एक अच्छा एनवायरनमेंट प्रोवाइड होगा, इन्वेस्टर्स भी बढ़ेंगे, स्टार्टअप्स बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएंगे, और बिजनेस में सक्सेस के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट ठीक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव का एटीट्यूड क्या है, मतलब उनका दृष्टिकोण क्या है बिजनेस की तरफ, ये बहुत ज़रूरी है। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स का एटीट्यूड बिजनेस की तरफ या तो पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है। फॉर एग्जांपल, इवन आफ्टर ओपनिंग अप ऑफ इकोनॉमी 1991 में, जैसे आपको पता है कि एलपीजी इंट्रोड्यूस किया गया इकोनॉमी को ओपन अप करने के लिए, तो फॉरेन कंपनीज फाउंड इट एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू कट थ्रू द ब्यूरोक्रेटिक रेड टेप टू गेट परमिट ऑफ डूइंग बिजनेस इन इंडिया। तो कई सारी फॉरेन कंट्रीज थी, क्योंकि उनके लिए ये नई थी चीज़, एलपीजी इंट्रोड्यूस किया गया, पहले इतनी रेस्ट्रिक्शंस, उसके बाद आप कह रहे हो कि नहीं आप वेलकम करो, फॉरेन कंपनीज हैं उनके साथ टाइड अप करो। तो भाई फॉरेन कंपनीज भी आकर एक हाथ बढ़ा रही हैं कि चलो इंडियन कंपनीज को मौका दें, उनके साथ इन्वेस्ट करें, उनके साथ कुछ प्रोजेक्ट लॉन्च करें। लेकिन क्या दोनों के लिए ये सारी चीज़ें आसान होंगी? नहीं होंगी। तो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में यही है कि गवर्नमेंट का एटीट्यूड बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। जैसे स्वच्छ भारत अभियान लॉन्च किया गया बीजेपी गवर्नमेंट के द्वारा, स्किल इंडिया मूवमेंट आया, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एनकरेज करती है बिजनेस एंटरप्राइजेस को, बिल्कुल सही है। पॉलिटिकल सिस्टम, पॉलिटिकल लीडर, हमारी कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान क्या है क्या नहीं है, ये बहुत इम्पैक्ट करता है। वो हमारे फंडामेंटल राइट्स भी डिसाइड होंगे, फंडामेंटल ड्यूटीज़ डिसाइड होंगी, तो ये बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशन इम्पैक्ट करता है। गवर्नमेंट का इंटरवेंशन कितना हस्तक्षेप है, गवर्नमेंट की फॉरेन पॉलिसीज़ क्या है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना है तो फॉरेन ट्रेड पॉलिसीज़ होती हैं, जैसे जो हर 5 साल बाद रिव्यू भी किया जाता है, उन्हें नई तरीके से लॉन्च किया जाता है हर 5 साल बाद। तो जो फॉरेन पॉलिसीज़ क्या रही वो बिजनेस को इम्पैक्ट करेंगी। बिल्कुल हो सकता है कि किसी चीज़ का इम्पोर्ट या एक्सपोर्ट जो किया जाता था वो रोक दिया गया हो। और वैल्यूज़, आइडियोलॉजी क्या है पॉलिटिकल पार्टीज़ की, हमारी कंट्री के रिलेशंस क्या हैं, ये सारी चीज़ें हमारे बिजनेस को इम्पेक्ट करती हैं। देखिए लीगल एनवायरनमेंट, लीगल लॉ, अभी हमने पढ़ा पॉलिटिक्स, आपको इसमें कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। पॉलिटिक्स डायरेक्टली रिलेटेड है गवर्नमेंट से, और लीगल का मतलब है कोई भी रूल्स रेगुलेशन या लॉज जो इलीगल है, इसका मतलब हमारे लॉज के अकॉर्डिंग ठीक नहीं है, कानूनी तौर पर कोई चीज़ का करेक्ट ना होना, सही ना होना, वो इलीगल। और जो लॉ है रूल्स रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग उसमें बाउंडेड है, वो होता है लीगल। जैसे आप देखिए लीगल एनवायरनमेंट बिल्कुल इम्पैक्ट कर सकता है। जैसे आप ये देख सकते हैं गवर्नमेंट ने 2022 में सिंगल यूज़ प्लास्टिक बैन इंट्रोड्यूस किया, कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक को, उसका प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारी चीज़ों को बंद कर दिया जाए। तो क्या इस तरीके से आपने एक बार में इस चीज़ को बंद करने से क्या जो बिजनेसमैन जो इसमें लिंक थे, चाहे वो एक रिटेलर थे, होलसेलर थे या मैन्युफैक्चर से, तो और कंज्यूमर भी जो उसको कंज्यूम कर रहा है उसकी डिमांड करता है, उसको भी इम्पैक्ट पड़ता है। तो ये इतनी सारी जो लिंक एक दूसरे चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, इन सभी को इम्पैक्ट नहीं पड़ा होगा? बिल्कुल पड़ा होगा। उन्होंने पॉलिसी लेकर आए वो कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक वेस्ट को कम करने का ज़रिया ये है।
आपने इंट्रोड्यूस कर दिया, लेकिन इसको करने से बिजनेस को तो इम्पैक्ट पड़ा। अब बिजनेस के अकॉर्डिंग अगर बैन है और अगर आप उसको सेल करते हैं या यूज़ करते हैं तो उस पर पेनल्टी है। तो ये बिजनेस को इम्पैक्ट कर रहा है, नहीं कर रहा, क्योंकि और रातों रात उस चीज़ के ऑल्टरनेटिव्स भी प्रोवाइड नहीं करा सकते। तो उस टाइम पर ये क्या हो रहा है कि बिजनेस को बैडली इम्पैक्ट कर रहा है। तो एक लीगल एनवायरनमेंट, एक लॉ है जो निकाला गया। जैसे देखिए, लॉज एंड लेजिस्लेटिव एक्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर इशू बाय गवर्नमेंट अथॉरिटी के द्वारा कोई ऑर्डर इशू कर दिया जाए, कोर्ट का जजमेंट। कई बार ऐसा होता है, कोई पार्टनरशिप फर्म होती है या आपका मान लीजिए कंपनी भी होती है, अगर लीगली कंपनी कोई गलत काम में इन्वॉल्व है या कोई भी जैसे कोर्ट को ऐसा लगता है कि आपकी फर्म को आगे कंटिन्यू नहीं करना चाहिए बिजनेस, तो उनके थ्रू भी ऑर्डर निकाल दिए जाते हैं कि आप कंटिन्यू नहीं कर सकते। तो आपके बिजनेस को इम्पैक्ट कर सकता है बिल्कुल। डिसीजन रेंडर बाय वेरियस कमीशन एजेंसी एट एवरी लेवल, बिल्कुल वही है कि चाहे सेंट्रल लेवल पर हो, स्टेट लेवल पर हो, लोकल लेवल पर हो, कोई भी रूल्स रेगुलेशन लॉ फ्रेम किया जाता है तो आपके बिजनेस को और सोसाइटी दोनों को ही इम्पैक्ट करता है। इट इज़ अ मैंडेटरी फॉर एवरी ऑर्गेनाइजेशन टू ओबे द लॉ ऑफ लैंड, बिल्कुल आप मैंडेटरी है कि आपको फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। देयरफॉर एडुकेट नॉलेज ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन फ्रेम बाय द गवर्नमेंट इज प्री रिक्विजिट फॉर बेटर बिजनेस परफॉर्मेंस, बिल्कुल सही है। अगर मान लीजिए गवर्नमेंट के थ्रू किसी चीज़ को बैन कर दिया गया या कुछ रूल्स रेगुलेशंस बना दिए गया, अगर आप उससे बाहर रहकर कोई भी काम करेंगे तो आपके बिजनेस को इम्पैक्ट करेगा, बिल्कुल। तो आपको ज़रूरी है कि उन सारी इन्फॉर्मेशंस को कलेक्ट कर लें, पहले उनको जान लें, उसके बाद अपना बिजनेस शुरू करें। नॉन कंप्लाइंस ऑफ लॉ, अगर कोई भी लॉ आप फॉलो नहीं करेंगे तो बिजनेस एंटरप्राइज को लीगल प्रॉब्लम में डाल सकता है। आपका हो सकता है कि दुकान है, जो आपकी शॉप है या कोई फर्म है या कंपनी है, वो बंद कर दी जाए, सील कर दी जाए। एंटरप्राइज मस्ट नो द वर्किंग नॉलेज ऑफ वेरियस एक्ट सच एज कंपनी एक्ट, कंपनी स्टार्ट कर रहे हो तो कंपनी ही होना ज़रूरी है। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट रेगुलेटरी एक्ट, इंडस्ट्रीज़ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जानना कि लाइसेंस लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, रजिस्ट्रेशन क्या मैंडेटरी है या नहीं है, ये सारी चीज़ें जानना ज़रूरी है। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट में इन्वॉल्व हैं तो करेंसी को एक दूसरी करेंसी से एक्सचेंज करते हैं, तो उन सारी चीज़ों में जान लीजिए उसके लिए क्या रूल्स रेगुलेशंस बने, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने के लिए क्या चाहिए क्या नहीं, प्री रिक्विजिट्स क्या हैं, तो इन सब चीज़ों को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे अल्कोहलिक प्रोडक्ट का अगर आप एडवर्टाइजमेंट करते हैं तो वो बिल्कुल मन्ना है, प्रोहिबिटेड है, उसको नहीं कर सकते हैं। या आपने क्या किया, कोई सिगरेट का पैकेट है उसका एडवर्टाइजमेंट करते हैं तो उसमें ऑब्वियस आप वार्निंग भी डालते हैं। आप देखते हैं कोई मूवी देखते हैं या कोई सीरियल देखते हैं, अगर उसमें कोई भी लिकर या स्मोकिंग कर रहा होता है तो एक वार्निंग नोट की तरह एक वार्निंग भी डाली जाती है कि ये हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, कृपया इसका सेवन ना करें। उसमें दिखाया जा रहा है लेकिन फिर भी उसमें वार्निंग डालना ज़रूरी है। वो वार्निंग डालते नहीं डालते, अगर वो ऐसा नहीं करेंगे और खुलेआम ये चीज़ें अगर चल रही होंगी बिना किसी वार्निंग के तो गवर्नमेंट उस पर एक्शन ले सकती है। तो ये लीगल एनवायरनमेंट है जो बिजनेस को इम्पैक्ट करता है। लास्ट है हमारा टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। टेक्नोलॉजी, भाई टेक्नोलॉजी से आप जानते हैं आजकल तो टेक्नोलॉजी इतना बड़ा नाम हो चुका है, एआई में कन्वर्ट हो चुका है। एक कहते हैं ना, एक इंसान का काम भी अब एआई करने लगेगा बहुत जल्द, क्योंकि हमारा दिमाग भी कहीं ना कहीं रुकने लगा है और रुक जाएगा। लोग क्या करते हैं, चैट जीपीटी लोग यूज़ करते हैं कि अपना अगर कुछ उन्हें एप्लीकेशन भी लिखना है या कुछ भी करना है, फटाफट आप क्या करते हो, गूगल या ये चीज़ों को याद रखना, रिमेम्बरिंग जो कैपेसिटी होती है ना, एक तरीके से एबिलिटी चीज़ों को अंडरस्टैंड करने की, समझने की, वो भूल चुके हैं। कैलकुलेशन नहीं करना, कैलकुलेटर यूज़ हो जाता है। पहले लोग फ़ोन नंबर क्या करते थे, डायरी में लिखा करते थे या फिर याद कर लेते थे, लेकिन अब उन्हें याद करने की ज़रूरत नहीं है, फ़ोन है। तो ये कहीं ना कहीं जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है तो वैसे वो इम्पैक्ट तो कर रही है, लेकिन बिज़नेस के लिए बिज़नेस को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालती है। जैसे देखिए, फोर्सेस रिलेटेड टू साइंटिफिक इम्प्रूवमेंट एंड इनोवेशन, कोई भी नई चीज़ आती है, नए इनोवेशंस आते हैं, टेक्नोलॉजी अपडेट होती है जो आपको एक नया तरीका दे सकती है गुड्स और सर्विस को प्रोड्यूस करने का। जैसे कोई मशीन थी, हो सकता है जो मशीन आउटडेटेड हो गई जिसको आप यूज़ करते थे, वो मशीन 1 घंटे में 10 यूनिट बनाती थी। अब एक नई मशीन निकाली गई है, टेक्नोलॉजी अपडेट हो गई, उस मशीन से क्या आप 1 घंटे में 20 बना सकते हो। अब आपने उसको परचेज़ नहीं किया, आपने कहा नहीं ठीक है, हम तो 1 घंटे में 10 यूनिट वाली से खुश हैं, और आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं उन्होंने परचेज़ कर लिया और उसी से अपना प्रोडक्शन कंटिन्यू कर रहे हैं। तो आपको क्या है भाई, प्रोडक्शन रेट किसका बढ़ा, आपके कॉम्पिटिटर का, क्योंकि उन्होंने तो एक मशीन टेक्नोलॉजी के साथ वो अपडेट होते चले गए। उन्हें लगा
ये टेक्नोलॉजी हमें प्रोडक्शन में काफ़ी हेल्प कर सकती है। उन्होंने उनको डायरेक्टली मतलब कहते हैं ना बहुत जल्दी अडॉप्ट किया और उसके बाद अपना प्रोडक्शन कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आप क्या रहेंगे, पीछे रह जाएंगे। लोगों की डिमांड फुलफिल करने में आप पीछे रह जाएंगे, लेकिन आपके कॉम्पिटिटर आगे निकल जाएंगे। तो बिजनेस को इम्पैक्ट करेगा, बिल्कुल करेगा। सर्विस एंड न्यू वे ऑफ ऑपरेटिंग बिजनेस, सेम तरीका है सर्विस का। अगर पहले आप देखिए एजुकेशन का अगर मैं बात करूं, आज हम आपको टेक्नोलॉजी को यूज़ करके भी पढ़ा रहे हैं। आपको नोट्स लिखना नहीं पड़ता, पीडीएफ के थ्रू भी प्रोवाइड करा दी जाते हैं, ठीक है। और कोई भी चीज़ है गूगल पर आप पढ़ लेते हैं, यूट्यूब से आप पढ़ ले रहे हैं। जैसे आज आप मेरी वीडियो देख रहे होंगे, लेक्चर सुन रहे होंगे। तो ये सब क्या है कि आप एक मतलब कहते हैं ना टेक्नोलॉजी के थ्रू किसी भी चीज़ को सर्च करना है। पहले की तरह पहले क्या होता था, एक फॉर्मल सेटिंग में, फॉर्मल प्लेस में आप जाते थे और क्लास को अटेंड करते थे। अगर आपने उस क्लास को मिस कर दिया तो दोबारा कोई चांस नहीं था कि आप उस क्लास को अटेंड कर पाएँ। लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज आपके पास इतने सारे ऑनलाइन इतने सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं कि आप कभी भी किसी भी समय आप अपनी क्लास को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो टेक्नोलॉजी के थ्रू तो ये सारी चीज़ें पॉसिबल हुई। अब देखिए भाई टेक्नोलॉजिकल चेंजेस क्या आए हैं, क्या क्या आए हैं जिससे हमारे बिजनेस को इम्पैक्ट पड़ा है। देखिए कंपनी ने स्टार्ट कर दिया, नए एडवर्टाइजमेंट करने का तरीका बदल दिया। सीडी रोम्स, कंप्यूटराइज इन्फॉर्मेशन, इंटरनेट। अब उसकी जगह किसने ले ली, इंटरनेट ने, ठीक है। टेक्नोलॉजी अपडेट होती गई। ग्रॉसरीज आपको पता है, ब्लिंकिट्स हुए, कई सारे रैप्टो हुए, ये सारे ऑप्शंस आज अवेलेबल हैं जिनसे आप इजीली जब भी आपको नीड है, रिक्वायरमेंट है, उसके अकॉर्डिंग ग्रॉसरीज को ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। 10 मिनट में आपको ऑर्डर रिसीव हो जाता है। एयर टिकट्स, ट्रेन की टिकट भी करते हैं अगर, वो भी अब ऑनलाइन हो गया है। एयर टिकट्स भी करते हैं, ये भी ऑनलाइन हो गया है। ट्रैवलिंग एजेंसीज वगैरह होती हैं जो ये काम पहले ऑफलाइन वे में किया करती थी, अब ये ऑनलाइन होने से उनका बिजनेस क्या है, बढ़ रहा है, कम हो रहा है। अब लोग खुद से कर लेते हैं एयर टिकट बुक, ट्रेन की टिकट बुक कर लेते हैं। तो अब उन्हें क्या लगता है, इनके पास जाकर इनको एक्स्ट्रा पैसा देने की क्या ज़रूरत है, हम खुद से ये सारी सुविधाएँ हमारे पास हैं, हम खुद कर सकते हैं। बिजनेस को इम्पैक्ट पड़ा, बिल्कुल पड़ा, ठीक है। मूवी टिकट, वहाँ जाकर लोग कम परचेस करते हैं, खुद ही ऑनलाइन बुक कर लेते हैं। ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होने की वजह से अब कस्टमर क्या है, कंपेयर कर सकता है प्राइस को, कई सारे एयरलाइंस की, बिल्कुल सारी चीज़ें आपके पास। आप अगर किसी भी एयरलाइन किसी भी फ़्लाइट से जाना चाहते हैं तो कई सारी फ़्लाइट्स के ऑप्शंस आपको दिख जाते हैं कि कौन कौन सी फ़्लाइट अवेलेबल है, कितना उसका फेयर है। ये सारी चीज़ों का आप कंपेयर करके जो आपको ठीक लगता है उसे आप चूज़ कर सकते हैं। पहले ये सारी चीज़ें नहीं हुआ करती थी। रोबोटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, मेडिसिन्स, इन्होंने प्रोवाइड की हैं अपॉर्चुनिटीज़ भी, थ्रेड्स भी, बिल्कुल इनमें इनोवेशन होता जा रहा है। टाइम टू टाइम चीज़ें अपडेट होती जा रही हैं टेक्नोलॉजी की वजह से। तो ये एक अपॉर्चुनिटीज़ भी क्रिएट कर रहे हैं और थ्रेड भी। 6 देखिए, अब लोग क्या है, टाइप राइटर यूज़ नहीं करते। पता नहीं किस ज़माने में टाइप राइटर अब यूज़ होता होगा। आजकल की जनरेशन ने तो टाइप राइटर देखा भी नहीं होगा, क्योंकि लोग या तो लैपटॉप को यूज़ करते हैं या वर्ड प्रोसेसर। कार्बन पेपर पहले हुआ करता था, ब्लू कलर का जो कार्बन पेपर आता है, लोग उसे रख के फिर आपकी मतलब बिल वगैरह ये सारी चीज़ें किया करते थे। अब क्या हो गया है, फोटोकॉपी का ऑप्शन है, बिल्कुल उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। साइंटिफिकली नई नई चीज़ें इनोवेशन के थ्रू आती रहती हैं। आईटी सेक्टर इतना डेवलप हो गया है, यूपीआई या फिर कहीं सारे जो वॉलेट्स हैं वो अब लॉन्च कर दिए गए हैं। तो इससे आपको बेनिफिट है या नहीं है, किसी भी जगह कहीं भी किसी भी चीज़ का पेमेंट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें अगर आप समय के साथ अडॉप्ट नहीं करोगे बिज़नेस में रहते हुए, तो आप बिज़नेस में पीछे रह जाओगे। तो आज जैसे आपने पढ़ा इकोनॉमिक, लीगल, पॉलिटिकल, सोशल एंड टेक्नोलॉजिकल, ये पांचों ही हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट के डायमेंशंस हैं जो बिज़नेस को इम्पैक्ट कर रहे हैं। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। आई होप आपको सभी को समझ में आया होगा। अगर कोई भी बच्चों आपको कोई भी क्वेरी होती है, कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में डालिए और उसका डेफिनेटली इट विल बी रिजॉल्व्ड। ये आपका 3rd चैप्टर अब कंप्लीट हो गया है, बिजनेस एनवायरनमेंट। अब नेक्स्ट सेशन में हम कवर करेंगे प्लानिंग, जो आपका 4th चैप्टर है, ठीक है। जब तक कि खुश रहिए, आबाद रहिए, और भाई ज़िंदगी बहुत छोटी है, इस ज़िंदगी में कुछ अच्छा करके निकलिए, ठीक है। और हमारे प्लेटफॉर्म पर आना बिल्कुल मत भूलिए। वेयर लर्निंग नेवर स्टॉप। और हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़ने के लिए, उससे अपडेट लेने के लिए क्या करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को हिट करना है।